जी सर। ठीक है ठीक है। अभी लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ, बाकी मोबाइल में तो चालू हो गया। ठीक है अब ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके मोबाइल में भी, है ना? ठीक है ठीक है। लैपटॉप में लग रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये देखिए कि जैसे ये हमने एक चार्ट लिया बॉय, 4 दिसंबर 2006, सुबह के 5 बजे का टाइम ले लिया। मान लो 5 से 6 बजे के बीच में जन्म है। प्लेस जो है लुधियाना। ये आपके सामने मैंने बिल्कुल अभी जस्ट चार्ट ये लिया है। अब इसकी हम ऑथेंटिसिटी देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है रूलिंग ग्रहों को देखें कि रूलिंग ग्रह क्या है, फिर हम इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आते हैं। फिर आपको मैं तरीका जो है इसमें, क्योंकि जिस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ वो आए। अब देखिए, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को जो चीज़ दिखेगी वो दिखेगी, और वाकई मुझे वो चीज़ दिख गई। मैंने जस्ट ये चार्ट, मेरे को इस चार्ट का टाइम मालूम है, एग्जैक्ट टाइम मेरे को मालूम है कितने बजे जन्म हुए हैं। लेकिन आपके सामने मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल लेने के लिए मैंने 4 दिसंबर 2006 5 बजे का टाइम ले लिया, जबकि जन्म 5 से 6 बजे के बीच हुआ है, और कितने बजे हुआ है ये भी मुझे मालूम है। लेकिन ऑथेंटिसिटी मतलब उसको हम जो है चेक करना है, तो उसके लिए मैंने इस तरीके से ली है कि 5 बजे का टाइम ले लिया। अब 5 बजे का टाइम लिया है, मेरे को ये था कि इस रूलिंग ग्रहों में शनि का आना ज़रूरी है। मैंने नहीं देखा था कि शनि आएगा नहीं आएगा, बट रूलिंग ग्रहों में शनि आ गए। आप देख सकते हैं जो लगन का नक्षत्र स्वामी है केतु, और राशि स्वामी सूर्य, चंद्र का नक्षत्र स्वामी शनि, यानी कि पुनर्फू, चंद्र का शनि, ठीक है ना। चंद्र शनि के नक्षत्र में है। यदि आप यहाँ पर ये तो बर्थ चार्ट हुआ ना, रूलिंग ग्रहों में शनि रूलिंग ग्रहों में है, और चंद्र अपनी ही राशि में है, और आज मंगलवार है। तो अब यहाँ पर ध्यान दें कि मैंने ये टाइम लिया 5 बजे से 6 बजे के बीच। अब मैं यहाँ पे मॉडिफाई बर्थ चार्ट टाइम, तो सीधी सी बात है कि मान लो 5 से 6 बजे के बीच देखना है, तो यहाँ पे नक्षत्र की तरफ ध्यान जाएगा, क्योंकि 5 से 6 के बीच में या तो एक नक्षत्र आएगा या दो नक्षत्र आएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ सकते हैं, मतलब कि कोई अगर बॉर्डर लाइन पर हो। तो यहाँ पर पूरे 5 बजे राहु का नक्षत्र, और आप देख रहे हैं कुछ ही सेकंड्स में ये चेंज होकर गुरु का। अब इसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, क्या और नक्षत्र आता है ये भी हम देख लेते हैं। तो 5 से 6 बजे का मैंने बोला, 6 बजे तक गुरु का ही नक्षत्र है, यानी 2 नक्षत्र आए। अब सबसे पहली बात कि यहां पर शनि आने से, रूलिंग ग्रहों में शनि के आने से सीधे तौर पर, चाहे यहां पर मैं कहता हूं 5 बजे राशि स्वामी 2 आ रहे हों, लेकिन नक्षत्र नक्षत्र जो है उसको हम काउंट करेंगे कि पुनर्फू के कारण बाद वाला नक्षत्र चुना जाएगा। तो राहु और गुरु हैं। अब यहां पे आप देखेंगे आपको गुरु नहीं मिल रहा, रूलिंग ग्रहों में गुरु नहीं है, और रूलिंग ग्रहों में शुक्र भी नहीं है जो कि राशि स्वामी है। जबकि 5 बजे शुरू किया और 6 बजे 5:48 पर जो है मंगल आ गया राशि स्वामी, और जबकि नक्षत्र वही गुरु चल रहा है, पहले राहु का उसके बाद गुरु। तो हमेशा ध्यान में रखें, पुनर्फू के कारण हम बाद वाला जो है चुनते हैं। तो यदि मैं यहां पर बाद वाला मंगल चुनता हूं, तो फिर 5:48 से 6 बजे का टाइम आएगा, ठीक है। और यदि मैं नक्षत्र चुनता हूं तो वो क्योंकि पहले राहु का नक्षत्र था कपल्स ऑफ सेकंड में, उसके बाद गुरु का नक्षत्र, वो भी बाद में जो है चल रहा है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, इस बच्चे का जन्म जो है 5:50 का है, राउंड फिगर कि 5:50 का है। और मैंने रूलिंग ग्रह लिए जिसमें शनि आया। हालांकि यदि आप देखिए राशि स्वामी शुक्र नहीं आ रहा था, मंगल डे लॉर्ड के रूप में आ रहा है, और पुनर्फू के कारण बाद वाला राशि मैं चुनूंगा
जो कि मंगल आया है, और नक्षत्र क्योंकि पहले वो राहु का था जब स्टार्ट हुआ 5 बजे, उसके बाद गुरु का, तो गुरु चल ही रहा है, तो यानी बाद वाला गुरु। अब कहां से मैं इसको चेंज करूंगा, यानी कि मैं इस पॉइंट से, शुक्र की राशि खत्म हुई, मंगल की राशि शुरू हुई 5:48 से, अब मैंने 6 बजे के बीच ढूंढना है, 6 बजे के बीच। तो मैंने पुनर्फू का एक बार इस्तेमाल किया, जबकि दूसरे लोग क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अब जैसे मंगल की राशि, गुरु का नक्षत्र, तो 6 बजे तक क्या गुरु का नक्षत्र बदलता है? यदि हम देखें, नहीं बदलता, जबकि 6:04 पर, तो सीधी सी बात है कि बाद वाला राशि स्वामी लिया, नक्षत्र गुरु ही चल रहा है वो हमने लिया। अब यहां पर राशि मंगल की सिलेक्ट होगी, नक्षत्र गुरु का सिलेक्ट हो गया। अब उप नक्षत्र पर आते हैं, तो 5:48 हमने सिलेक्ट किया था, 5:48 पर चंद्र उप नक्षत्र है, उसके बाद मंगल, और 6 बजे तक हम देखें तो राहु, यानी कि चंद्र मंगल राहु। अब जैसे बाकी जन क्या करते हैं, हर जगह पुनर्फू लगा के बाद वाला चुनते हैं। तो अब यदि मान लो मैं चंद्र मंगल राहु में बाद वाला चुनूंगा, तो सीधा 5:54 पर पहुंच जाऊंगा, जबकि इस बच्चे का जन्म 5:50 पर हुआ था। यह मैं साक्षी हूं इस बात का कि मैंने जो टाइम नोट किया था 5:50, मेरे बेटे की कुंडली है, तो मैंने 5:50 ही नोट किया था। लेकिन जैसे बाकी जन क्या करते हैं, वो पुनर्फू को हर बार ले लेते हैं, जबकि मैं मानता हूं, मैं ये सोचता हूं कि पुनर्फू एक बार लेना चाहिए, उसके बाद उसका रोल खत्म, उसके बाद आप फिर अकॉर्डिंगली चलिए, रूलिंग ग्रहों के अकॉर्डिंग चलिए, ये मैं मानता हूं। तो यहां पे आपने देखा कि पुनर्फू के कारण बाद वाला राशि स्वामी लिया, और हालांकि उस समय नक्षत्र गुरु का ही चल रहा था स्टार्टिंग से एंड तक। स्टार्टिंग में कपल्स ऑफ सेकंड राहु, उसके बाद गुरु। अब उप नक्षत्र देखें, 5:50 पर क्या है? चंद्र। तो चंद्रमा क्या रूलिंग ग्रहों में है? आप देख सकते हैं चंद्रमा रूलिंग ग्रहों में है। उसके बाद सूर्य, क्या सूर्य रूलिंग ग्रहों में है? सूर्य भी रूलिंग ग्रहों में। तो इसका मतलब जो मैंने 5:50 अपने बेटे का टाइम नोट किया था, वो पूरी तरह से, अब हमने टाइम फ्रेम लिया 5 से 6 बजे, और ये एक एक्चुअल पिक्चर जो है वो आ रही है यहां पर, कि जो मैंने नोट किया था अपने बेटे के समय, और आज मैंने अचानक ये चार्ट बेटे का ही ले लिया, तो यहां पर राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, हालांकि गुरु आपको नहीं दिख रहा यहां पर कहीं, लेकिन पुनर्फू के कारण वो उसके अकॉर्डिंग आया है। तो मंगल, गुरु, चंद्र, सूर्य, तो यहां पर आपको मंगल दिन स्वामी के रूप में, गुरु जो है वो पुनर्फू के कारण एक तरह से मान सकते हैं, क्योंकि वो टाइम फ्रेम के बीच में ही आया है। और उसके बाद उपनक्षत्र स्वामी चंद्र, जो कि रूलिंग ग्रहों के अकॉर्डिंग लिया, और उसके बाद सूर्य, वो भी रूलिंग ग्रहों के अकॉर्डिंग लिया। तो 5:50 आया। तो इसको अपडेट कर रहा हूं मैं, यहां पर हुआ नहीं। ये आपको यहां तक क्लियर हुआ या किसी का कोई प्रश्न है? सभी बताएं, क्या क्लियर हुआ या कोई प्रश्न है? सर ये एक बार है ना, मैं बीच में चला गया था, एक बार किसी और कुंडली पे बताएंगे, क्योंकि ये तो हो गया करीब। एक मिनट, इसको थोड़ा, इसको हम थोड़ा आगे, थोड़ा अभी कुछ और पॉइंट्स भी हम देख लें, कुछ और पॉइंट्स भी इसमें देख लें, फिर इस पर फिर हम कुछ और ले लेते हैं उसमें। तो यहाँ मुझे थोड़ा पूछना है। जी पूछिए। तो रूलिंग प्लैनेट में नहीं था? क्या? वेनस, वेनस रूलिंग प्लैनेट में तो नहीं था ना? नहीं, वीनस रूलिंग प्लेनेट में नहीं था। अगर पुनर्पू नहीं होता तो वेनस को लेते या उसको छोड़ते? मैंने अगर पुनर्फू नहीं होता, फिर मैं रूलिंग ग्रहों के अकॉर्डिंगली जो है, अगर वीनस आ रहा होता वीनस को लेता,
और अगर मंगल आ रहा होता मंगल को लेता, क्योंकि टाइम फ्रेम में दो राशि स्वामी आ रहे थे, शुक्र और मंगल। यहां पर पुनर्फू आया तो सीधा जंप बाद वाले के ऊपर हम गए हैं। और एक्चुअल में मैंने ये अपने बेटे का चार्ट लिया और मैंने यही सोचा कि आज रूलिंग ग्रहों को देखते हैं किस प्रकार से वो मेरी हेल्प करते हैं, और वाकई उन्होंने हेल्प की है। यहां पर अब पुनर्फू बना है। अब यहां पर यदि मान लो किसी को मालूम है कि पुनर्फू बना हुआ है और टाइम फ्रेम, क्योंकि जो टाइम फ्रेम है, अब यहां पर तो मैंने 1 घंटा ले लिया, 5 से 6 का ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली सीधा बाद वाला। जबकि यदि आप अन्य एस्ट्रोलॉजर्स जो दिग्गज एस्ट्रोलॉजर हैं वो पुनर्फू का बार बार इस्तेमाल करते हैं, या वो बार बार इस्तेमाल करते हैं या शनि जहां पर आता है वहां रुक जाते हैं एक तरह से। तो मैंने यहां पर सिर्फ एक बार ही पुनर्फू का इस्तेमाल किया। वो क्यों? क्योंकि इस तरह से प्रैक्टिकली मैं 1-2 पर ये पॉइंट देख चुका हूं, तो इसलिए मुझे इसके ऊपर ये होता है कि क्या पुनर्फू आने पर उसका बार बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये मुझे डाउटफुल रहा है हमेशा। सर मैं ये पूछ रही थी कि वेनस तो रूलिंग ग्रह में नहीं था, तो अगर पुनर्पु नहीं होता फिर भी हम जंप करके मंगल पे ही आते हैं ना, क्योंकि मार्च रूलिंग प्लेनेट में है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां पर फिर हम देखते हैं कि जो हमारा टाइम फ्रेम है 5 से 6 के बीच में, राशि स्वामी को अगर मान लो वीनस और मंगल दोनों ही आ जाते, अगर मान लो वीनस और मंगल दोनों आ जाते, फिर कंफ्यूजन होती कि वीनस है कि मार्स है। लेकिन यहां पर यह है कि चलो वीनस नहीं था रूलिंग में, मार्स था, लेकिन पुनर्फू अगर मैं कहता हूं वीनस और मार्स भी दोनों आ जाते ना, और ऊपर से पुनर्फू होता, तब भी मैं बाद वाले पर ही जाता, तब भी सीधे बाद वाले पर जाता। अगर पुनर्पु नहीं होता और वेनस मार्च दोनों आते तो पहले वेनस को लेते, उसके बाद मार्च को ढूंढते स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड में है कि नहीं, इस तरह से। नहीं, फिर ये अगर वीनस, अगर वहां पे वीनस और मार आ रहे होते तो वहां पर ये देखता स्ट्रांगली कौन है दोनों में, रूलिंग ग्रहों में क्रम अनुसार स्ट्रांग कौन है, जो स्ट्रांग होता उसको लेता। ओके ठीक है। और स्ट्रॉन्ग देखेंगे सिग्निफिकेंस के द्वारा? नहीं, स्ट्रांग तो वो लगन का नक्षत्र स्वामी, उसके बाद लगन का राशि स्वामी, फिर चंद्र का नक्षत्र स्वामी, फिर चंद्र का राशि स्वामी, फिर दिन स्वामी, ये क्रम हुआ ना, क्रम अनुसार। जी जी, इस तरह से ओके थैंक यू। जी। तो ये हमने जैसे देखा एक मिनट, ये टाइम ले लेते हैं। तो अभी ये जैसे अपडेट किया है। अब यहां पर लगन का उपनक्षत्र स्वामी कौन है? चंद्र है। तो हम देखते हैं कि लगन के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध जन्म समय जो है चंद्रमा जिस नक्षत्र में था, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, तो यहां पर लगन का उपनक्षत्र जो चंद्र है, तो सीधी सी बात है चंद्रमा जो है जन्म के समय सूर्य के नक्षत्र में, तो लगन का उपनक्षत्र स्वयं चंद्र ही है। और जन्म का नक्षत्र सूर्य, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संबंध बनता है। उसके अलावा नवम भाव
का नक्षत्र और उपनक्षत्र जैसे शनि है, और लगन का यदि हम देखें गुरु और चंद्र, तो यहाँ पर शनि का नक्षत्र केतु है और उपनक्षत्र जो है शुक्र। तो गुरु और चंद्र को यदि हम देखें, गुरु शनि के नक्षत्र में है, चंद्र जो है शनि के उपनक्षत्र में है। तो इस तरह से 9th का नक्षत्र उपनक्षत्र शनि जो है लगन के नक्षत्र और उपनक्षत्र के साथ संबंध बनाता है। क्यों? क्योंकि गुरु का नक्षत्र जो है शनि है और चंद्र का जो उपनक्षत्र है वो शनि है। तो इस तरह से ये लिंकेज बनती है। उसके अलावा जो दशम का नक्षत्र है उपनक्षत्र है, उसमें गुरु जो है वो लगन का नक्षत्र स्वामी है। तो एक ये जो है लिंकेज बनती है। और यहां पर नवम भाव को एक और ये देखा जाता है कि सूर्य आत्मा कारक है, गुरु पुत्र कारक है और शुक्र काम कारक है। तो सूर्य, गुरु और शुक्र जो है नवम के नक्षत्र या उपनक्षत्र या जो ग्रह आया है उसके साथ कनेक्शन हो। तो यहां पर तो शनि ही आया है, तो शनि जो है सूर्य की राशि में है, शुक्र के उपनक्षत्र में है। और इसके अलावा शनि केतु के नक्षत्र में है, केतु सूर्य की राशि में है। तो ये भी एक तरह से लिंकेज बनती है। बाकी इसके अलावा जो इवेंट्स होते हैं वो हम मैच करते हैं। तो अभी तो एजुकेशन में है, तो एजुकेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए, चौथे भाव का उपनक्षत्र राहु जो है वो चौथे भाव का कार्येश है, दूसरे का कार्येश है। तो एजुकेशन जो है चल रही है, जैसे कह सकते हैं कि अच्छी चल रही है, कोई ज़्यादा ब्रिलियंट भी नहीं। और चौथे भाव का उपनक्षत्र राहु, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पे चौथा भाव भी है, दूसरा भाव भी है, साथ में पांचवा भी है, 3 भी है। तो ठीक है, मतलब एवरेज से बढ़कर है, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं मैं कह सकता। तो ये स्थितियां जो हैं एक तरह से लगभग जो है मैच हो रही हैं। तो ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा और रिलेटिव्स के मून का जो स्टार लॉर्ड है उसको कैसे मैच करना है, सब लॉर्ड मून का? वहां पर ये होता है कि जैसे चौथा भाव और नवम भाव जो है, तो नवम भाव पिता का है, तो वो एक तरह से, अब जैसे नवम भाव ये है शनि नक्षत्र उपनक्षत्र है, और मेरा जन्म जो है वो आद्रा नक्षत्र में हुआ है राहु, तो राहु को देखते हैं वो शनि की राशि में है। तो नवम भाव का उपनक्षत्र शनि जो है उसका मेरे नक्षत्र के साथ जो है मैच हो रहा है। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं इसमें। 1 दिसंबर 1980। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में था 1 दिसंबर 1980 को, और सूर्य के नक्षत्र में यहाँ पर चौथे भाव का उपनक्षत्र राहु है, चौथे भाव का उपनक्षत्र राहु है, और सूर्य के साथ
जो है लिंकेज बननी चाहिए सूर्य और राहु। हाँ, तो राहु देखा जाए तो चलो सिंह राशि के ऊपर उसकी दृष्टि तो जा रही है। राहु और सूर्य, सूर्य हाँ ठीक है, यहाँ पे उप नक्षत्र पर राहु जो कि 4th हाउस मदर का होता है, तो वो ये भी लिंकेज एक तरह से बनती है। तो इस तरह से ये हम इसमें मतलब कि मैक्सिमम जो है करते हैं। बाकी फिर कोई इवेंट सर मतलब जिसका जल्दी मैच हो जाएगा ऐसा कुछ नियम है कि जैसे कि आपका जल्दी मैच हो जा गया तो आपके साथ आपके बेटे का रिश्ता ज्यादा अच्छा है, या जिनका जितना दूर जाएगा या कमजोर होता रहेगा, नहीं ऐसा नहीं कुछ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ये। नहीं वो तो ये सोच रही थी शायद सर ऐसा तो ये देख रहे हैं कि भाई ये टाइम सही है कि नहीं ना, मिला के नहीं सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों सर ये तो एक मैं और ये उदाहरण पूछ से रही कर सकते हैं क्या? हाँ तो जैसा कि अभी जो चार्ट 27 अक्टूबर 1998 और 4:25 से लेकर 4:40 के दरमियान जन्म समय देखना चाहते हैं तो जयपुर राजस्थान, 4:25 बताया उन्होंने। हाँ तो ये हम चेक कर लेते हैं इसमें। अभी अभी ये हमने जैसे चार्ट लिया है और यहाँ पर पहले तो रूलिंग ग्रह हम देख लेते हैं कि रूलिंग ग्रह क्या आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि सीधी सी बात है चंद्रमा यदि वो शनि के नक्षत्र में है तो पुनर्फू तो आ ही गया, तो बाद वाला समय तो बनता ही है, एक तो ये बात है। तो पहले तो ये देखते हैं कि 4:25 से लेकर जो टाइम फ्रेम दिया है 4, वहां पे क्या लगन बदल रहा है? लगन नहीं बदल रहा, ठीक है। तो 4:25 है ना, जी जी हमने यहां से देखा तो लगन नहीं बदल रहा। क्या नक्षत्र बदल रहा है? तो सीधी सी बात है पुनर्फू है, बाद वाला नक्षत्र लेंगे तो शनि, और 4:34 पर जाके बुध का शुरू होता है, तो हमें बाद वाले नक्षत्र की तरफ जाना पड़ेगा। तो अब ये पुनर्फू की वजह से। हाँ, पुनर्फू की वजह से। हालांकि अभी जैसे 4:32 आप बता रहे थे, तो यदि मान लो कि हम स्ट्रिक्ट होते हैं कि 4:32 तो है ही है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते, कि जब आपको बताया गया तब 4:32 तो टाइम हो ही गया था। ऐसा तो नहीं था कि नहीं सर, आपको, मेरे को मैं था नहीं उस वक्त, तो उन्होंने उस पे कार्ड पे जो टाइम लिखा है ना वो बता रहा हूँ। ठीक है। अब एक और बात आती है कि राशि स्वामी नहीं चेंज हो रहा, वो तो ऑब्वियस है कि साइन लोड वही है। नक्षत्र में जो है शनि और बुध आ रहा है, लेकिन मान लो अगर कोई कहता है कि नहीं 4:34 से पहले तो मेरे को पता ही लग गया था कि 4:32 पे हुआ है, तो यहां पे फिर उप नक्षत्र पे बात आती है। उप नक्षत्र आप देख रहे हैं कि 4:25 से स्टार्ट हुआ होगा, तो राहु का उप नक्षत्र और उसके बाद गुरु का उप नक्षत्र, तो बाद वाला उप नक्षत्र लेते हैं। तो फिर हमारे पास टाइम फ्रेम आता है 4:29 से लेकर 4:33 तक। तो 4:29 से 4:33 फिर भी अकॉर्डिंग टू, अगर वो 4:32 कह रहे हैं तो ये एक तरह से इसको माना जा सकता है। एक यहाँ तो चेंज हो रहा है सर, ये शनि मरकरी आ रहा है। मैं बता रहा हूं आपको क्या होता है, पहले एक बात को समझिए। आप 4:32 कह रहे हैं, जी आपको किसी ने, आप कह रहे हो कि कार्ड पे 4:32 लिखा हुआ है। हाँ, उस समय तो मैं बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं था, तो मैंने नहीं, ध्यान भी नहीं दिया। वो बात अलग है, वो बात अलग है। अगर कार्ड पे 4:32 लिखा है जिसने भी, हाँ हाँ उसने बेबी निकलने के बाद टाइम नोट किया होगा, तभी लिखा होगा, पहली बात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब मैंने आपको बताता हूं, मैंने अपने बेटे का किया 5:50 मैंने नोट किया था, क्योंकि मैंने जो लेबर रूम था उसके दरवाजे पर कान लगा लिया था। जैसे ही मुझे किलकारी सुनाई दी, मैंने अपनी वॉच पे उसी टाइम 50 नोट कर लिया। तो सर वहाँ कैसे जाने ही नहीं देते लेबर रूम में तो अंदर? अरे मैं कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल में नहीं गया था, नर्सिंग होम था, तो लेबर रूम, कह रहा हूँ लेबर रूम के तो आसपास ही नहीं पटकने देते। नहीं लेबर रूम में, सिजेरियन हुआ था कि नॉर्मल हुई थी?
नॉर्मली था, थोड़ा बहुत कह सकते हैं, कुछ वो नहीं, नॉर्मली था वो, मान के चलिए। हाँ तो वो छोटा होगा इसलिए आपको, नहीं तो वो ऐसे अंदर एंट्री नहीं करने देती। हम्म, हमारे तो लेबर रूम अंदर जाके का। अच्छा, तो मैंने तो कान लगा लिया था और जैसे ही मुझे किलकारी सुनाई दी एक्चुअली, और आपको बता दूं उस नर्सिंग होम में सिर्फ दो दो ही डिलीवरी, पूरे उस नर्सिंग होम में दो ही बेड थे, बाकी सब बेड खाली थे। दो ही थे, एक मेरी वाइफ थी और एक मेरे फ्रेंड सर्कल में ही कोई थे, उनकी वाइफ थी। तो और डिलीवरी बस वो दो ही हुई थी, एक की रात को जाके हुई थी ऐसे, मतलब सेम डे, और मेरे की तो अर्ली ओवर हो गई थी। तो इसलिए उस नर्सिंग होम में सारे बेड खाली थे, सिर्फ डॉक्टर, नर्स, मैं, हम टोटल कुल मिला के 7-8 जाने थे। तो वो इतना सुनसान सा था कि वो कहते ना, अगर कुछ चम्मच भी गिरता था तो पता लगता था कहीं पे कुछ गिरा है, हाँ हाँ लेकिन वो तो वो इतना साइलेंट। होती जाएगी। और अर्ली ओवर 5:50 के टाइम पे तो आप समझ सकते हैं कितना साइलेंट होता है टाइम वो। तो वो जैसे ही दिसंबर में तो वैसे। हाँ, तो वो मैं दरवाजे के पास ही था और मुझे तभी मैंने नोट किया। अब आपको एक बात बताता हूँ, जब मैंने 5:50 नोट कर लिया कि मेरे को बच्चे के रोने की आवाज़ आ गई, ठीक है, तो मैंने एक बार एक सज्जन से ना बीटीआर करवाया था। उन्होंने मेरे को ना 5:55 दिया। तो मैंने उनको क्लियर कट बोला कि ये सही नहीं है। वो कहते नहीं रोलिंग ग्रहों के अकॉर्डिंग आ रहा है। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, जब 5:50 मैंने नोट कर लिया, मेरे को बच्चे के रोने की आवाज आ गई, तो आप इसको 5 मिनट कैसे हो सकता है? हाँ, ये मैं मान सकता हूं 5:48, 5:49, 1-2 मिनट पहले हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि 5:50 अगर मैंने नोट कर लिया अपनी डिजिटल वॉच पर, तो वो 5:51 भी नहीं हो सकता अब। सही बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपके उस पे 4:32 लिखा है, तो ये यहां पर 4:29 से 4:33 के बीच में वो हो सकता है टाइम। पहली बात, रेंज इतनी बनती है 4:29 से लेकर 4:33। अब इसको हम जरा उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि राशि स्वामी गुरु है, नक्षत्र स्वामी शनि है, ठीक है। अब राहु या गुरु हो सकता है। अब ना तो राहु है और ना ही गुरु है, हालांकि राशि स्वामी भी नहीं है। नक्षत्र स्वामी शनि जरूर है, शनि अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, शनि पुनर्फु है, उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। अब राहु गुरु नहीं है, एक तो ये, तो राहु और गुरु, यदि आज हमने ये रूलिंग ग्रह लिए हैं, तो राहु और गुरु दोनों धीमी गति के ग्रह हैं। जरा हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं कि राहु शनि के उपनक्षत्र में है। आज का चार्ट देखने सर। हाँ, और क्योंकि टाइम रूलिंग ग्रह तो आज ही लिए ना हमने। राहु शनि के उपनक्षत्र में है, गुरु अपने ही उपनक्षत्र में है, और गुरु राहु के नक्षत्र में है, तो राहु सूर्य के। अब रूलिंग ग्रहों में यदि हम देखते हैं इनमें से कौन आ रहा है, यदि हम देखते हैं राहु का उपनक्षत्र शनि, तो चलो रूलिंग ग्रहों में है, और राहु सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य भी रूलिंग ग्रहों में है, और गुरु जो है राहु के नक्षत्र में, वो रूलिंग ग्रहों में नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सूर्य को जबकि यहां पे हमें देखा जाए तो राहु या गुरु में से किसी एक उपनक्षत्र को देखना है, तो शनि राहु गुरु और राहु, क्या शुक्र राशि स्वामी है? नहीं, शुक्र नहीं है। तो देखिए राहु
आपका जिस राशि में है वो शुक्र रूलिंग ग्रहों में नहीं है, गुरु शनि की राशि में है, वो रूलिंग ग्रहों में है। और गुरु का नक्षत्र स्वामी राहु रूलिंग ग्रहों में नहीं है, लेकिन और उपनक्षत्र राशि स्वामी है फर्स्ट लेवल पे, जबकि राहु का राशि स्वामी शुक्र नहीं है। तो मेरे ख्याल से गुरु ही बनता है। और यदि गुरु बनता है तो वो 4:29 से लेकर 4:33 का ही बनता है। अब इसके बाद यदि हम देखते हैं तो कौन सा जो है रूलिंग ग्रहों के अकॉर्डिंगली आ रहा है, तो वो यदि हम देखते हैं, क्योंकि शनि तो हम ले चुके हैं, शनि था, और उसके बाद गुरु शनि गुरु नहीं लेंगे, शनि हो चुका है। उसके बाद बुध भी नहीं बनता क्योंकि बुध रूलिंग ग्रहों में नहीं है। उसके बाद केतु रूलिंग ग्रहों में है। तो ये एक तरह से बनता है, कहां चला गया, 31 पे आया था, 4, 31, 23 ये टाइम बनता है। 4, 31, 23 को यदि हम करते हैं तो यहां पे अब इसको देखते हैं। 4, 31, 23 गुरु शनि गुरु केतु यही बना है। तो लगन का उपनक्षत्र गुरु, जन्म के नक्षत्र सूर्य के साथ क्या संबंध है, तो यदि हम देखते हैं लगन का उपनक्षत्र गुरु जो है उसका नहीं है। सूर्य का सर सब लॉर्ड है। हाँ, सूर्य का जो है संबंध बन रहा है, ठीक है, सूर्य का सब लॉर्ड है। एक तो ये हम इसको काउंट कर सकते हैं, पहला पॉइंट। लगन का नक्षत्र शनि, उपनक्षत्र गुरु, तो 9th हाउस का नक्षत्र उपनक्षत्र दोनों ही बुध है। तो बुध का शनि या गुरु के साथ संबंध बुध गुरु के नक्षत्र में है, तो ये भी एक तरह से। और यहां पर देखिए जो 9th हाउस का नक्षत्र उपनक्षत्र बुध है, तो हम जैसे कि कहते हैं कि सूर्य शुक्र या गुरु के साथ संबंध हो, तो यहां पर शुक्र गुरु सूर्य तीनों के साथ ही संबंध बन रहा है बुध का जी, ठीक है। उसके बाद दशम का नक्षत्र उपनक्षत्र केतु बुध, और लगन का नक्षत्र उपनक्षत्र शनि गुरु। केतु किसकी राशि में है, वो तो शनि की राशि में है, तो इसका मतलब दशम का नक्षत्र स्वामी केतु लगन के नक्षत्र की राशि में है, तो ये भी बनता है। आपका जन्म नक्षत्र क्या है? उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा, एक बार तारीख से चेक कर लेते हैं। आप मेरे को डेट बताइए सिर्फ अपनी। मेरी 1/7/1969। 1/7 अच्छा, सॉरी 17 ऑफ जुलाई। 1 अच्छा, ओनली 1। 1 जुलाई। अच्छा, वेरी गुड, 1 जुलाई। आप ही के उसमें हूं मैं। 19 आपका 1/4 का है। मेरा 1 फरवरी का है। नहीं, आपको वो टोटल कर लिया था मैं। 1 अच्छा फरवरी अच्छा का है। हाँ, तो 19 आपने तो 1/12 किसका बता रहे थे? 1980। वो मेरी वाइफ का है। अच्छा, अच्छा, ये 1969 1969। ओके, तो उस दिन का हम देख लेते हैं। अब 1 जुलाई को उत्तराषाढ़ा श्रवण, ये भी हम देख लेते हैं कब तक, कितने बजे हुआ था जन्म? 9:33। तो ठीक है, निकाला था। ठीक है, नहीं सूर्य का ही नक्षत्र है ना, ठीक है, सूर्य का ना। तो नवम का उपनक्षत्र बुध सूर्य के साथ संबंध बना रहे, ठीक है। तो यानी इसका 9:31 पे हुआ है ना?
वो 4:31 पे। हाँ, तो ये सेकंड है। ये मैच हो रहा है। और अगर जो आपके मिसेज हैं उनका जन्म नक्षत्र या उनकी तारीख बता दीजिए। उसका जन्म नक्षत्र में थोड़ा देखना पड़ेगा। उसकी तारीख है 19 सितंबर 1974। 19th ऑफ सितंबर सितंबर 1974। 19th ऑफ सितंबर 1974, ठीक है। और जयपुर का है कि उनका कि कहाँ का? हाँ जी, हाँ जी, चलो, जयपुर का है सर उसका। उसका क्या बताऊं सर आपको, जन्म का नक्षत्र? हाँ वो तो चलो अब यहीं देख लेते हैं। कितने बजे हुआ था? रेवती है। 19। लगन का ना, नहीं नहीं, मीन लगन है नहीं उसका नक्षत्र रेवती नहीं है। नहीं, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में था, सीधी सी बात है। चंद्रमा स्वाति, हाँ स्वाति, चौथा पद। ठीक है, राहु के नक्षत्र में था। हम्म, तो चौथे भाव का संबंध देख लेते हैं। चौथे भाव का उपनक्षत्र शनि, तो शनि राहु के उपनक्षत्र में है, ये भी संबंध बनता है। हाँ तो 2-3 मतलब 4:31.23 बता रहे हो ना आप? हाँ, तो उससे अगर अपन करके देखते हैं तो कुछ उसमें उसके सब लॉर्ड वगैरह में फर्क आएगा? किसमें? जो अभी प्रेजेंट कुंडली है कितने बजे का टाइम है उसमें? उसमें तो 4:32 है। मेरे ख्याल से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये ध्यान में रख लें कि लगन का उपनक्षत्र गुरु, चौथे का शनि, नवम का बुध, मेरे ख्याल से उतना फर्क तो नहीं पड़ेगा। नौवे का चेंज हुआ है ना, नौवे का केतु आ गया। चौथे का तो बुध ही रहा है, नौवे का चेंज हुआ है। हमने लिया था ये, हाँ तो यहाँ पे नवम का बुध आ गया, ये चेंज हुआ है। और चौथे का शनि था, लगन का उपनक्षत्र गुरु। गुरु, शनि, बुध, जबकि वो करने पर चेंज होता है, चौथे का भी चेंज हो जाता है। गुरु, किसका सर? गुरु शनि बुध, और अगर 32 करते हैं पूरा, गुरु शनि बुध, तो यहाँ पे गुरु तो वही रहता है, यहाँ शनि की जगह बुध आ गया, यहाँ बुध की जगह केतु आ गया। तो ये अब चौथे का उपनक्षत्र बुध है, तो वाइफ का जन्म नक्षत्र राहु था ना, जी तो बुध का राहु के साथ तो नहीं संबंध बन रहा, नहीं बन रहा ना। नहीं सर। और राहु का यहाँ बुध के साथ नहीं संबंध बन रहा। तो जबकि हमने शनि लिया था, चौथे का उपनक्षत्र शनि, तो शनि का संबंध जो है राहु से बन रहा था। हाँ लॉर्ड था राहु। बिल्कुल, शनि का संबंध राहु से बन रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे नवम का केतु आया है, तो नवम का उपनक्षत्र केतु और आपका सूर्य का था। सूर्य के साथ, तो केतु का सूर्य के साथ संबंध में नहीं बनता। और तो कहने का मतलब यही है कि ये वाला जो टाइम है 4:31-23, यही एक तरह से सही लग रहा है। बाकी तो जो यही ज्यादा। जो इवेंट्स हैं, अब अगर उसको देख लेते हैं, चौथे का उपनक्षत्र स्वामी शनि है, नवम भाव का उपनक्षत्र स्वामी बुध है,
तो शनि और बुध इन दोनों को यदि हम देखते हैं, चौथे का उपनक्षत्र स्वामी शनि यहाँ पर 12वां भाव और नवम का उपनक्षत्र स्वामी बुध। स्टडीज में जरूर दिक्कत वगैरह रुकावट आई होगी बहुत 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 परेशान करा। और अभी 10%। राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा, यहाँ पे 5वां 12वां एक्टिव है, 12वां एक्टिव है, उपनक्षत्र 5वां एक्टिव है। तो नौकरी वगैरह में दिक्कत या उससे संबंधित जो भी है, हाँ बिल्कुल आ रही है। नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है, नौकरी की बड़ी बहुत दिक्कत आई है, बड़ी मुश्किल से मिली। बाकी इसके अलावा जो भी है और इवेंट्स मैच किए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये तो सही कह रहे हो, पढ़ाई में भी बड़ी दिक्कत करी है। तो ये मतलब कहने का कि तरीका जो है बीटीआर का, जो सीधे तौर पर उसके अकॉर्डिंगली मैं यदि आपको बात कहूं, मैं अभी 1 मिनट, आपका धौलपुर क्या है? जी सर। अब जैसे आपको लगता है कि 1:12 से 1:30 बजे के बीच, ऐसा ही है ना? जी सर। हाँ सर। तो सबसे पहले तो रोलिंग ग्रह देखते हैं। तो रोलिंग ग्रह तो ये पुराने आ रहे हैं। मैं ऐसा करता हूं, भावना पूरा नाम बताइए। सर भावना अग्रवाल। अग्रवाल ना? जी सर। और 24 अगस्त अगस्त 1988। अब यहाँ पे मैं टाइम लेता हूँ 13:12। जी सर। DHAUL, धौलपुर राजस्थान, राइट? जी सर। तो ये आज के रूलिंग ग्रहों के साथ चार्ट बन गया है। अब हम इस पर देखते हैं कि देखिए पुनर्फू के कारण शनि आया है तो बाद वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 13:10 या 13:12 जो भी है, क्या राशि स्वामी जो है वो 1:30 बजे तक चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है। क्या नक्षत्र स्वामी चेंज हो रहा है? शनि है और उसके बाद बुध है। तो पुनर्फू के कारण शनि और बुध, तो अब देखा जाए तो बुध आता है तो 13:28 पर आता है। यहां पर इस पॉइंट को मैं 2-3 बार लूंगा। अब आपके हिसाब से 13:12 से 1:30 बजे तक है। जी सर। 1:30 बजे को क्रॉस तो नहीं करना ना? सर क्रॉस कर सकता है, इतना तो आइडिया नहीं, पर इतना कंफर्म हूं मैं कि 1:12:36 से ही आगे है, क्योंकि जो चंद्र का सबलॉर्ड है वो बुध ही होना चाहिए। नहीं, मैं पहले इस पे आता हूं। हम जो रूलिंग ग्रहों के आधार पर उसको लेते हैं। अब जैसे आपने टाइम फ्रेम दिया है 1:10 से 1:30 बजे, अब आप कह रहे हो कि 1:36 तक भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है सर, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आ जाना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि जैसे मम्मी ने बोला था कि 12 से 1:30 बजे के बीच का होगा, तो मैंने खुद ने कोशिश की थी तो 1:12:36 तो मुझे मिला था, तो उसके बाद ही हो सकता है, उससे पहला तो नहीं है, ये तो कंफर्म है। नहीं ऐसा है। अगर तो 12 से 1:30 के बीच में उन्होंने कहा है
फिर तो 12 टाइम फ्रेम 12 से 1.5 लेना होगा। नहीं सर, मैंने कोशिश की थी तो उसमें मुझे इतना मतलब मैं श्योर हूँ कि 1:12:36 से पहले का टाइम नहीं है। एक मिनट। शुक्र, राशि स्वामी यदि मंगल को लेते हैं, अब मेरे को यहाँ पे नक्षत्र को देखना पड़ेगा फिर से। मैं 12 बजे से ही स्टार्ट कर रहा हूँ वैसे अभी जस्ट, कि 12 बजे देखा जाए तो गुरु का नक्षत्र चल रहा था, उसके बाद शनि का, उसके बाद शनि के बाद बुध, तो गुरु शनि बुध। अब अगर पुनर्फु के हिसाब से चलें तो नक्षत्र बुध आता है, राशि स्वामी मंगल आता है, क्योंकि पुनर्फु को अगर मैं एक बार इस्तेमाल करता हूं तो लास्ट वाला, चाहे मैं कहता हूं 12 से 1.5 भी ले लो, तो या 12 मैं कहता हूं चलो 36 तक भी ले लो, तो बुध तो यहां पे नक्षत्र बाद वाला ही आ रहा है एक तरह से। और बुध का नक्षत्र कितने बजे तक है ये हम देखते हैं, तो वो तो काफी आगे जा रहा है। तो अब यदि मान लो कि ये बुध का नक्षत्र 13:28 से शुरू है, तो उपनक्षत्र भी बुध का ही है जो कि 13:35 तक है। तो बुध और केतु में रूलिंग ग्रहों में देखें, क्योंकि आपने 36 को भी बोल दिया है, ठीक है, तो बुध और केतु को देखें तो यहां पर ना बुध आ रहा है ना केतु आ रहा है, बुध और केतु दोनों ही नहीं आ रहे। और बुध और केतु दोनों नहीं आ रहे, तो फिर बुध और केतु किस राशि में हैं अभी के समय? तो ये वाला लेंगे हम, शनि की राशि और केतु मंगल की राशि में। शनि और मंगल में कौन रूलिंग ग्रहों में है? शनि भी रूलिंग ग्रहों में है तो मंगल भी रूलिंग ग्रहों में है। मजबूत कौन है? शनि है, तो शनि मजबूत है, तो यहां पर बुध शनि की राशि में है, तो उपनक्षत्र भी बुध ही 13:28 से 13:35। अब उसके बाद बुध उप नक्षत्र, फिर केतु, तो यहां पे इसको लेते हैं, तो बुध को नहीं लेंगे हम, केतु रूलिंग ग्रहों में नहीं है, शुक्र रूलिंग ग्रहों में आ गया लगन के नक्षत्र के रूप में, लेकिन शुक्र, उसके बाद सूर्य आ जाता है दूसरे नंबर पर, तो यानी कि 13:30 ये दो कह सकते हैं। अब उपनक्षत्र बुध है 13:30 या 13:31, 13:30 या 13:31 इनको यदि हम लेते हैं,
तो लगन का उपनक्षत्र बुध आता है, जन्म का नक्षत्र शुक्र, बुध शुक्र के नक्षत्र में मैच होता है। नवम का नक्षत्र बुध, उपनक्षत्र सूर्य, तो बुध के साथ मैच होता है। दशम का नक्षत्र शुक्र और उपनक्षत्र केतु, जबकि लगन का बुध है और उपनक्षत्र भी बुध है, तो शुक्र और केतु, शुक्र बुध की राशि में है और केतु शुक्र के, नहीं ठीक है, शुक्र बुध की राशि में है, वही एक तरह से काउंट हो रहा है। और केतु जो है शुक्र के नक्षत्र में है, तो बुध भी शुक्र के नक्षत्र में है, तो ये भी एक तरह से। अब यहाँ पर ये तो चलो बनता है। अब आपको ये बताएं, पेरेंट्स का तो नहीं मैं चलो कह सकता, आपके बिटिया है ना? जी सर। तो बिटिया की सिर्फ डेट बताएं। सर 11 दिसंबर 2019। 11 मेरी गुड़िया भी हुई थी लेकिन वो रही नहीं, तो उसका भी मैच होगा? नहीं, जो ये फिर 11 दिसंबर 2019 जो है, ये पहले वाली बिटिया है बाद वाली? सर ये दूसरे नंबर की है। दूसरे नंबर की है ना, तो इसको पहले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ओके। तो पहले वाली बिटिया क्या मतलब हुआ था? सर उसके सर हार्ट में होल था, तो वो रही नहीं, 6 दिन रह के फिर चली गई। ओके, यानी कि हम बिटिया को सेकंड काउंट करें, है ना? तो 11 दिसंबर 2019 को जो है चंद्रमा, कितने बजे जन्म हुआ था बिटिया का, ये वाली? सर सुबह 11:05 पर सुबह के। चलो ठीक है, चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में था, यानी सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, दूसरी संतान, सप्तम भाव का उपनक्षत्र शनि। शनि का चंद्र के साथ संबंध नहीं बनता और चंद्र का भी शनि के साथ संबंध यहां तो नहीं बन रहा, केतु शुक्र नहीं बनता। इसका मतलब यह है कि ये टाइम उसके अकॉर्डिंग नहीं ठीक है। तो इस उदाहरण को मैं आपसे यदि कहूँगा कि क्योंकि आज हमने पुनर्फू के साथ ना 1 2 3 उदाहरण देखी हैं, ये फ्रेश डे, किसी दिन फ्रेश डे को दोबारा से आपका ये उदाहरण लिया जाए, और जब तक आप टाइम फ्रेम जो है पेरेंट से अच्छी तरह पूछ के फिर ये दोबारा लेना ही सही रहेगा। और जो टाइम फ्रेम आप देंगे, जैसे 12 से 1:30, आप सुनिश्चित करें 12 से 1:30, 12 से 1:45, तो वो सुनिश्चित करने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर ये सारा मैच होगा। तो इसमें अभी प्रोसीजर लग सकता है। ओके सर। जी, क्योंकि सबसे पहली सुनवाई जो आपके पेरेंट्स की होगी कि वो उनको डाउट है कि 12 से 1:30 या 12 से 1:45 हुआ है, तो मैं वही टाइम फ्रेम लूंगा। ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि नहीं 1:12 से 1:30 के बीच, ऐसे नहीं, हम प्रॉपर उसको एक बार दोबारा उसको करेंगे। तो आप एक बार प्रॉपर पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में ना हम आपके इस उदाहरण को दोबारा ले लेंगे। जी सर। क्योंकि आज समय भी बहुत हो गया है। ठीक है।